cineinc.com। आदाब, नमस्कार। cineinc.com पर ये रेडियो मंजिल लंदन है। पेश है मशहूर फिल्म डायरेक्टर विशाल भारद्वाज के साथ एक बातचीत। मकबूल, ओंकारा, मकड़ी, कमीने और हैदर जैसी शानदार फिल्मों के डायरेक्टर विशाल भारद्वाज एक कामयाब म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं, फिल्में लिखते हैं और उनके डायलॉग भी, और अब एक शायर की हैसियत से मंजर आम पर आ रहे हैं। विशाल भारद्वाज के कुछ शेर सुनिए। इतनी जल्दी क्या थी, रूठे रहना था। इतनी जल्दी क्या थी, रूठे रहना था। थोड़ा और मनाने देते आप भी बस। टैक्सी वाले को जाने क्यों टोक दिया। टैक्सी वाले को जाने क्यों टोक दिया। लंबी राह घुमाने देते आप भी बस। पूछते हो देवी को लेकिन औरत को। पूछते हो देवी को लेकिन औरत को। मंदिर में नहीं जाने देते आप भी बस। नई दिल्ली में 5वें जश्न रेख्ता के एक प्रोग्राम में 16 दिसंबर 2018 को विशाल भारद्वाज को देखने और सुनने के लिए हजारों लोग मौजूद थे। मौजूद था उर्दू ज़बान और शायरी से उनका लगाव। फरीदून शहरियार ने उनसे गुफ्तगू की। विशाल भारद्वाज ने बताया कि गज़ल में उनकी दिलचस्पी कब से शुरू हुई। गज़ल जो थी वो दोबारा हमारे देश में ऊपर आ रही थी, और जगजीत सिंह साहब और मेहंदी हसन साहब, गुलाम अली साहब, दे वर लाइक द रॉक स्टार्स। तो गज़ल ने एक, और कॉलेजेस में जो कॉन्सर्ट्स होते थे वो सब गज़लों के हुआ करते थे। वहाँ मुझे पहली बार मैंने बशीर बद्र साहब का शेर पढ़ा। मुझे मालूम था भाई बशीर बद्र साहब मेरठ में रहते हैं, पर मैंने कभी उन्हें पढ़ा नहीं था, ना ही मेरा उतना रुझान था उस तरफ। तो मैंने उनका शेर सुना, वो ये एक पेड़ है आज से मिल के रोले हम। ये एक पेड़ है आज से मिल के रोले हम, यहाँ से तेरे मेरे रास्ते बदलते हैं। उदास आंखों से आंसू नहीं निकलते हैं। उदास आंखों से आंसू नहीं निकलते हैं। ये मोतियों की तरह सीपियों में पलते हैं। तो वो सुन के मैं बशीर साहब से, मेरी सिस्टर और बशीर साहब की जो बेटी सबा हैं, वो दोस्त एक स्कूल में पढ़ा करती थी। तो एक ही किताब थी बशीर बद्र साहब के पास, और वो किताब सबा ने मुझे एक रात के लिए दी। तो वो किताब मैंने आके रात भर अपने हाथ से लिखी, और फिर बशीर बद्र साहब की शायरी मुझे पूरी ज़बानी याद थी, और मैं उनसे मिलने लगा। और उस वक्त एक मेरठ में जो राइट्स थे वो एकदम से छींक के ऊपर एक राइट हो जाया करते थे, और वो 19 आई थिंक 85 या 86 की बात है। और वो उस हादसे में बशीर बद्र साहब का घर जला दिया गया, जिसके बाद उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत शेर कहा था। वो शेर याद आ गया, तो पहले शेर सुनाता हूँ फिर वाकया सुनाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में। वाह। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। वाह। तो बशीर बद्र साहब बहुत डिप्रेशन में चले गए उसके बाद, जाहिर सी बात है। उस वक्त तब तक मैं उनके काफ़ी क्लोज आ चुका था, काफ़ी 2-1 साल मैं हर शाम उनसे मिलने जाया करता था। तो उस वक्त सिर्फ 2 लोगों को मिलने की इजाज़त हुआ करती थी, एक मैं और एक भंडारी साहब थे 70 साल के। तो मैं 20 साल का था, भंडारी साहब 70 साल के, हम दोनों मिला करते थे। और उस हादसे में और एक जो बड़ी अजीब सी बात हुई थी कि जो उनकी जो नई गज़लें उन्होंने लिखी थी, वो सारी गज़लें उसमें जल गई थी। और तो बशीर साहब उसके लिए बहुत दुखी थे उस चीज़ के लिए। तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे तो सारी गज़लें याद हैं आपकी, जितनी भी वो 30-40 उन्होंने लिखी हुई थी। तो मैंने वो सारी गज़लें उन्हें बहुत, मतलब मुझे काफ़ी कुछ 90% सब कुछ याद था। तो मेरा ये इश्क रहा गज़ल से, बशीर बद्र साहब से, और फिर वही गुलजार साहब की जो नज़में थी वो भी मुझे एक वक्त में तो
बिल्कुल एक लफ्ज़ कोई बता दे और मैं पूरी नज़्म सुना देता था। तो ये बहुत, और मुझे मालूम नहीं था कि ये अल्लाह मियाँ का एक अलग स्क्रीन प्ले चलता है कि ये सब इसलिए हुआ कि ये सब मुझे फिल्मों में जो ज़बान में यूज़ कर पाया, चाहे वो मेरी मेरठ की परवरिश थी जहाँ पे लंगड़ा त्यागी जैसे कैरेक्टर और उस तरह के जो ओमकारा, उस तरह के कैरेक्टर्स मैंने अपनी आंखों से देखे, और या इस तरह की गहरी शायरी जिसके मैं, क्योंकि मैं बशीर बद्र साहब के साथ बहुत मुशायरों में जाता था। या लाल किले में एक मुशायरा होता था 24 जनवरी को, शायद अभी भी होता हो, और फिर एक DCM का मुशायरा हुआ करता था। हाँ, तो मैं हर मुशायरे में उनके साथ जाता था। तो वो मेरी जो वो नींव पड़ी वहाँ से, और उसका अब मुझे उस पेड़ के सारे फल मुझे मिल रहे हैं। क्या बात, क्या बात, क्या बात। बोल के लब आज़ाद है, क्यों ज़रूरी है? मतलब आज के वक्त में तो बहुत ज़रूरी है ये कहना कि बोल के लब आज़ाद थे तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी। और इसीलिए मुझे लगता है, मैंने कई बार पहले भी कहा है कि जब भी इस तरह का सप्रेशन होता है उस वक्त आर्ट सबसे ज़्यादा खिलती है। क्या बात है। क्योंकि जब तक कोई दबाएगा नहीं हमारे गले को, तो हमारी हम चीखेंगे कैसे, फुगा कैसे निकलेगी हमारी। तो और यही शायरी की तो यही तो एक चीज़ है जिसमें आप प्यार से पत्थर भी मारें तो फूल लगता है। वाह। सो ये इतनी खूबसूरत फॉर्म है। और फैज़ साहब ने जो कहा है या साहिर ने जो कहा है, बड़े सब बड़े बड़े शायर उसमें कह के गए। और अगर हम लोग, मैं अपने आप को तो खैर खामा उसमें शामिल कर रहा हूँ, पर अगर शायर उसको अपने आज के हालात पे वो नहीं रिएक्ट करेगा तो और कौन रिएक्ट करेगा? बाकी सब तो मसरूफ़ हैं उससे, या तो उसको सहने में या उससे लड़ने में, पर एक शायर है जो कि एक शेर से पूरा परचम लहरा देता है। एहसास हुआ कि आपके वहाँ एक बहुत ही नेचुरल सा रिदम और मीटर का सेंस है। क्या ये आपकी म्यूजिक कंपोजर होने की देन है? मतलब कुछ तो होगा, पर मुझे लगता है कि शायरी के कायदे ऐसे हैं, जो बहर हैं, जो फ़ायतुन फ़लातुन, उसमें अपने आप ही एक तो ज़बान में ही वैसे म्यूज़िक है उर्दू ज़बान में, ऊपर से वो जो बहर हैं वो इतनी ज़्यादा और उसके इतने मुश्किल कायदे हैं। तो मुझे वो मेरी ज़िद थी कि मैं कहूँगा तो बहर में कहूँगा, वरना मैं नहीं कहूँगा। वाह। तो जो गज़लें कहीं वो सब बहर में कहीं, इसलिए बहुत कुछ निकाल के फेंका कि जो बहर में आ नहीं रहा था और जो लगता था कि ये हो नहीं पाएगा मुझसे। तो म्यूज़िक का, हाँ, म्यूज़िक का मुझे बहुत फ़ायदा होता है, बहुत सिर्फ शायरी में नहीं, फिल्मों में भी बहुत फ़ायदा होता है, पर शायरी में डेफिनेटली, क्योंकि अब मुझे समझ में आता है कि जब मैं देखता था बहुत बशीर साहब भी एक तरन्नुम में गाते थे, कमाल गा। तो अब मुझे समझ में आता है कि वो क्यों एक ही तरन्नुम में, क्योंकि वो बहर जो होती है उतना आसान हो जाता है उसमें कहना कि अगर एक ट्यून आ गई तो अगर कोई लफ्ज़ बाहर जा रहा है अगर बहर से या अलग हो रहा है तो वो ट्यून में वो फिट ही नहीं होगा वो उसमें। तो या इसलिए वो मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। तो मैंने अपनी गज़लों के लिए बहुत उस म्यूज़िक को बहुत एक्सप्लोइट किया। डेफिनेटली अगर आप लोग जब ये न्यूड पढ़ेंगे विशाल साहब के मजमूए को, तो आप खुद से आपको एहसास होगा कि जो ख़ाफ़िया रदीफ़ का जो एक कॉन्सेप्ट है उर्दू गज़ल में, वो जिस नेचुरल तरीके से वो सारी उसमें एक म्यूज़िक आता है, वो आपको पढ़ने के बाद एहसास होगा। तो आपको न्यूड को ज़रूर पढ़ना चाहिए। विशाल साहब, आज फिल्म इंडस्ट्री में रुझान है आसान अल्फाज के इस्तेमाल करने का, जो कि आवाम के बासानी समझ में आ सके। आपके फिल्मों के गाने गुलजार साहब लिखते हैं, आपके नगमों में खला, आबशार, बेकरां जैसे अल्फाज सुनाई देते हैं। आपने एक मुश्किल रास्ता चुना अपने लिए। आपका ज़रूरी है कि आपका सफ़र आसान नहीं रहा होगा, अगर आप थोड़ी रोशनी डालें। एक्चुअली वो मुझे नहीं लगा था कि वो रास्ता मुश्किल होगा, वो होता चला गया। क्योंकि आई थिंक आप वही कर सकते हैं जो आप अंदर से हैं। और ये बात मुझे बहुत पहले समझ में आ गई थी गिर गिर के, कि अगर मैंने जब भी कुछ दूसरा बनने की कोशिश की तो मैं हमेशा गिरा।
तो मुझे लगा कि मैं जो मुझे अंदर से लगता है मैं वही करूँगा, और मुझे जो मैं अंदर से था वो शायद बहुत टेढ़ा मामला था, बहुत जटिल था मैं अंदर से, तो उस पर मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया नहीं। और जैसे आप बेकरां बोल रहे हैं या और भी बहुत गाने हैं जिसमें बहुत से झेलम में आपने जो इस्तेमाल किया है उर्दू का, एक गाना है रंगून फिल्म का, ये इश्क है, उसमें रूमी का जिक्र है, सूफी का जिक्र है, सुल्फे का जिक्र है, बहुत सी चीज़ों का उसमें बहुत गाढ़ा उसके अंदर कलाम है। मुझे लगता है कि अगर गाने में अल्फाज और ट्यून अगर उसमें एक इनविजिबल सी एनर्जी होती है, वो अगर सच्ची है, वो दिल में जाके लगती है और फिर आप उसके मानी ढूंढ लेते हैं। क्या बात है। जब भी कोई आप स्पेनिश गाना सुनिए, कोई पोर्चुगीज़ गाना सुनिए, किसी दूसरी ज़बान का गाना सुनिए, अफ्रीकन कोई गाना सुनिए, उसकी हमको भाषा बिल्कुल समझ में नहीं आती, पर वो कभी कभी आके ऐसा असर करता है कि आंख में आंसू आ जाता है, समझ में नहीं आया कि कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, पर एक असर एक उसका हो रहा है। और ये तो अपनी ज़बान है, तो अगर आपको ज़्यादा कुछ अच्छा लगता है तो आप उसके मानी जाके ढूंढ लेते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। लता मंगेशकर जी और आशा भोसले जी का उर्दू का तलफ़ुज़ बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन आज के दौर में एक आम रविश हो गई है कि गालिब हो जाते हैं, ख्वाब बन जाते हैं, और इश्क तो इश्क है ही। वो तो हो ही गया है। तलफ़ुज़ की पाकीज़गी के साथ में जो छेड़छाड़ हो रहा है, क्या आपके लिए तकलीफ दे मकाम है? बहुत ज़्यादा, मुझे तो बहुत ही तकलीफ होती है इस चीज़ से, और मुझे शर्म आती है क्योंकि मैं उसी इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ जहाँ यहाँ हो रहा है जी। शेर है उनका, अहमद फराज साहब का शेर कि वो मेरा दोस्त है, सारे जहाँ को है मालूम, दगा करे वो किसी से तो शर्म आए मुझे। वाह 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 वाह। आई थिंक इसी प्लेटफॉर्म से मैं अपने जो म्यूज़िक कंपोजर दोस्त हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि मुझे बड़ी शर्म आती है जब मैं ये चीज़ सुनता हूँ, और कान में तो जो असर होता है, जो मेरी जो रूह को जो तकलीफ़ होती है वो तो अलग है, पर ये एक चीज़ है, कम से कम आपको रोटी मिल रही है उस चीज़ से, उसकी तो कदर कर लो। क्या बात कि जो बोल रहे हो वो तो सही बोल लो, जो गा रहे हो वो तो सही गा लो। क्या बात है। तो वो हो रहा है, और अजीब सी बात है क्योंकि फिल्म एक बाइबल बन जाती है जी, कि अरे वो शाहरुख खान तो वही बोल रहे थे, हालांकि शाहरुख की तो ज़बान बहुत सही है जी, मैं उनका नाम गलत ले रहा हूँ, पर फलाना सिंगर जो है उसने ये गाया, उसने फिर बोला तो मतलब फिर ही होगा, तुम कौन हो तो बोलने वाले, तो वो तो गलती कर ही नहीं सकता जी। तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और जो स्पेशली जो अब यंग जनरेशन जो कंपोजर्स की आई है, ये उनकी ज़्यादा है, सिंगर्स की तो है ही, पर आई थिंक क्योंकि फाइनली कंपोजर के हाथ से सब कुछ चीज़ें निकलती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऑब्वियसली शायर को पता होना चाहिए पहले, तो बिल्कुल सिंगर को सही गाना चाहिए, पर फाइनली कंपोजर के पास ही जा रहे, तो कोई और सीखे ना सीखे, कंपोजर को जरूर सीख लेना चाहिए। और 80% कंपोजर्स जो हैं उनके तलफ़ुज़ ख़राब हैं, और ना वो किसी को साथ बैठाते हैं कि ऐसे जानकार आदमी को डबिंग में साथ बैठा ले जो कि सिंगर की ज़बान ठीक करा ले। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट विशाल साहब ने कहा है। विशाल साहब, आपने शायरी की आपने बात करी फिल्मों में, ये देखने में आया कि फिल्मों में लिरिक्स के मयार गिरता जा रहा है। बहुत बार तुकबंदी को शायरी समझा जाता है, फौहश अल्फाज इस्तेमाल में आते हैं, तो फिल्मों में शायरी के गिरते मयार के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें। आई थिंक उम्मन तौर पे, हाँ, उसमें आई थिंक वो पिछले काफ़ी वक्त से हो रहा था। इनफैक्ट मुझे ऑन द कॉन्ट्रेरी एक चीज़ लगती है कि जो गानों में जो ख्याल आ रहे हैं ना, वो बहुत अच्छे आ रहे हैं, थॉट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। जब तलफ़ुज़ के लिए तो मैं आपसे अग्री करता हूँ कि ये है, पर आई थिंक जो ख्याल आ रहे हैं वो बहुत अच्छे आ रहे हैं। जो जैसे स्वानंद किरकिरे या अमिताभ भट्टाचार्य या वरुण ग्रोवर, ये लोग जो लिख रहे हैं, ये बहुत अच्छा लिख रहे हैं ये लोग। तो तलफ़ुज़ की ज़रूर बात है, जैसे कि वो गड़बड़ है, पर यंग जनरेशन के जो पोइट्स आ रहे हैं उनके थॉट्स बड़े। हमने विशाल भारद्वाज साहब के लिखे हुए कुछ मशहूर डायलॉग्स को जमा किया है, जो कि हम आपके सामने पेश करेंगे, और आप अंदाज़ा लगाएंगे कि कितनी खूबसूरती से इन अदबी नगीनों को मेन स्ट्रीम फिल्मों में पिरोया गया।
वही ताज है, वही तख्त है, वही जहर है, वही जाम है। ये वही खुदा की जमीन है, ये वही बुतों का निजाम। एमएलए साहब, इरशाद। कुछ यूं सा है कि यहाँ लिबास की कीमत है आदमी की नहीं। यहाँ लिबास की कीमत है आदमी की नहीं। मुझे गिलास बढ़ा दे, शराब कम कर दे। इतने हसीन शेर का मतलब ही इरशाद करें। हाँ सर। अभी हुआ नहीं है, काम चल रहा है। फिर भी इरशाद कुछ यूं सा था कि क्या था कि अरे भाई कोई मिसरा उछालिए, चलिए। संवार नोक पलक अबरुओं में खम कर दे। आप देखते हैं कौन कहता है सानी मिसरा। तो संवार नोक पलक अबरुओं में खम कर दे, गिरे पड़े हुए लफ्जों को बात कंफर्म हो जाएगा, वादा है हमारा। तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। क्या बात है? वादा तो फिर वादा है। मैं जहर भी पी जाऊं कतील, शरत बस इतनी है कोई बाहों में संभाले मुझे। क्या हो गया? वो वादा नहीं, वादा है, वादा। वादा माने शराब। नवाब साहब, आप वादा सोडे मिलेंगे अब पानी में। एक आध पैक वादा हमको भी मिला दो। किसका झूठ झूठ है, किसके सच में सच नहीं है कि है नहीं, बस यही सवाल है। और सवाल का जवाब भी सवाल है। रूदार, अगर तुम वाकई में बच गए तो मेरा एक पैगाम दे देना। किसे? मेरे बेटे हैदर को। उससे कहना कि वो मेरा इंतकाम ले, मेरे भाई से। उसकी उन दोनों आंखों में गोलियां दागे, जिन आंखों ने उसकी मां पर फरेब डाले थे। वो आंखें जो उसे यतीम बना गई। और मां? उसे अल्लाह के इंसाफ के लिए छोड़ दे। लगता है मौत भी हमें साथ ही मिलने वाली है रूदार। आप मरने वाले हैं डॉक्टर साहब, मैं नहीं मरने वाला। वो कैसे जनाब? ऐसे कि आप जिस्म हैं, मैं रूह। आप फानी, मैं लाफानी। रूदार, तुम शिया हो या सुन्नी? दरिया भी मैं, दरख्त भी मैं, जेहलम भी मैं, चनार भी मैं। दैर हूँ, हरम भी हूँ, शिया भी हूँ, सुन्नी भी हूँ। मैं हूँ पंडित। मैं था, मैं हूँ और मैं ही रहूंगा। बस आपका आशीर्वाद चाहिए। वक्त की कमी की वजह से हम विशाल साहब के गैर मामूली और प्रोलिफिक काम की सिर्फ एक झलक देख पाए हैं। आप जिस तरीके से अदब को फिल्मों के जरिए पर्दाए सीने पे लाए हैं, उसमें शेक्सपियर भी हैं, रस्किन बॉन्ड भी हैं
और इस्मत चुगताई का लिहाफ भी है। ये बेहद काबिल तारीफ है। बिना किसी शक व शुबे के ये कहना सही होगा कि हिंदुस्तान के नामवर डायरेक्टर्स जैसे गुरुदत्त साहब, बिमल रॉय साहब, राज कपूर साहब के साथ में विशाल भारद्वाज साहब का नाम भी दर्ज किया जाएगा। विशाल साहब, आप फिल्मों में अपने सफर को कैसे देखते हैं? मैं बहुत ही हम्बल फील करता हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैंने शेक्सपियर को, मैकबेथ को लिया था। मुझे पता नहीं था कि मैं आग के शोले से खेल रहा हूँ। मुझे था कि ठीक है, कौन देखेगा, कौन पहचानेगा, कौन जानेगा। और फिल्म इंडस्ट्री के अंदर बहुत अदब को लेके कुछ ज़्यादा ही वो होता है कि मेरी जैसे स्क्रिप्ट थी उसके ऊपर लिखा था कि बेस्ड ऑन विलियम शेक्सपियर्स मैकबेथ। तो मेरे एक फाइनेंसर दोस्त थे, उन्होंने बोला कि तुम्हें कोई पैसा नहीं देगा, प्लीज़ शेक्सपियर का नाम हटाओ इसके ऊपर से। क्योंकि जहाँ भी अदब की बात आती है, लिटरेचर की बात आती है, तो सबसे पहले ये चीज़ होती है कि बोरिंग होगा। और ये एक पूरा एक जनरल आई थिंक आइडिया आवाम का भी है कि अगर कोई लिटरेरी बात करनी है, कोई लिटरेचर से जुड़ी हुई चीज़ है तो बोरिंग होगी, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। तो उसके बाद जब मैकबेथ, वो भी मैंने एक्सीडेंटली पढ़ा कहीं, और मुझे, क्योंकि स्कूल कॉलेज में जब शेक्सपियर पढ़ते हैं तो शेक्सपियर बहुत डराते हैं, तो उस वक्त तो समझ में नहीं आया था, और ना ही वो उम्र होती उस चीज़ को समझने की। मैंने जिस उम्र में आके पढ़ा, मुझे लगा वो सही वक्त था मेरे लिए शेक्सपियर को पढ़ना। और उसके बाद मुझे ये भी था कि जैसे मुझे अंडरवर्ल्ड जॉनर बहुत फैसिनेटिंग लगता था एज ए फिल्म मेकर, और साथ में मुझे ये भी उसका एहसास था इस बात का कि यूजुअली अंडरवर्ल्ड की फिल्मों में गैंग वॉर या किलिंग्स इसके ऊपर ख़त्म होती हैं, या राइवलरी के ऊपर ख़त्म होती है, दुश्मनी के ऊपर ख़त्म होती है, किसी ने किसी को मार दिया। और मुझे था कि मैं नीचे थोड़ी तहों के नीचे जाऊं, और नीचे जाके सरफेस को कुरेद के देखूं, थोड़ा खरोंच के देखूं। और उसके लिए मुझे कहानी चाहिए थी। तो मुझे लगता है कि अगर बहुत ही शिद्दत से आप किसी चीज़ को तलाशते रहें तो वो मिल ही जाती है आपको। बिल्कुल। तो वो तो इसलिए उस चीज़ का क्रेडिट मैं सिर्फ इतना लेना चाहता हूँ कि मैंने बहुत शिद्दत से तलाशा, बिल्कुल बहुत शिद्दत से तलाशा। बाकी मैं उसके लायक था या नहीं ये मुझे नहीं पता है। मुझे उम्मीद से ज़्यादा मिला, मेरी अपनी हैसियत से ज़्यादा मिला, मुझे अपनी टैलेंट से ज़्यादा मिला, पर मेरी शिद्दत मेरी किसी से कम नहीं थी। विशाल साहब, हमारे मुल्क में अदब की कोई कमी नहीं है। अलग अलग ज़ुबानों में बहुत सा लिटरेचर मौजूद है, पर बहुत ही कम फिल्मों की कहानियाँ अच्छे लिटरेचर पर बेस्ड होती हैं। आपका क्या मानना है कि अदबी कहानियों को और ज़्यादा एक्सप्लोर क्यों नहीं किया जाता? उसका एक रीज़न तो मैंने आपको बताया कि उसका अदब का नाम आते ही लगता है कि कोई चीज़ एंटरटेनिंग नहीं होगी, जो कि गलत है। पर अब तो हो रहा है। आई थिंक मंटो आई अभी पिछले साल, नंदिता दास, और शेक्सपियर के ऊपर और भी चीज़ें आई। आप बंगाल में देखिए, बंगाल में रोमियो एंड जूलियट के ऊपर अपर्णा जी ने बनाई फिल्म, फिर जूलियस सीजर के ऊपर जुल्फिकार करके एक फिल्म बनी। तो अब मेरे ख्याल से अदब के ऊपर काम हो रहा है, लेकिन शायद उतना नहीं हो रहा है विशाल साहब जितना हमारे वहाँ अदब की का भरमार है, खजाना है। मेरे ख्याल से और बहुत कुछ हो सकता है ऐसा। मुझे लगता है वो शायर के गाना था, उतना ही उपकार समझ कोई जितना साथ निभा दे। बड़ा खूबसूरत है, कोई न संग मरे जी मन रे तू काहे न धीर धरे। विशाल साहब, आप जैसा तख्लीकी दिमाग, जाहिर सी बात है कि ज़्यादा दिनों तक खाली नहीं रह सकता है। आपके आगे आने वाले काम से हम क्या तवक्को कर सकते हैं, और आप क्या नया देखने को या पढ़ने को मिलेगा? और अगर आप कुछ अपना नया कलाम हमको आज सुना सकें और यहाँ पर मौजूद इस सामाईन को अगर आप सुना सकें, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। फिल्म में मैं एक अभी नहीं कर रहा हूँ, पर मैं शायद एक वेब सीरीज़ करने वाला हूँ। वो बहुत ही खूबसूरत काम है, सलमान रुश्दी साहब का मिडनाइट चिल्ड्रन। तो मुझे लगता है कि मैंने ज़िंदगी में जितने भी अच्छे कर्म अपने किए थे उसका अब आके मुझे फल मिला है कि मुझे चुना गया मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए। तो मैं उसके लिए बहुत
बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बाकी मैं गज़लें नज़में थोड़ी थोड़ी कहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अब मैं थोड़ी अपनी शर्म से बाहर आया हूँ। नहीं, आप यहाँ पर बैठे सब लोग इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि आपकी शायरी में एक बहुत एक नयापन है, और आई एम श्योर कि सब लोग सुनना भी चाहेंगे, तो प्लीज़ आप शर्माइए मत। और तो एक मैं एक गज़ल सुनाता हूँ जो इस किताब में नहीं है। उसका मतलब ठीक ठाक है, पर जिस शेर के लिए मैं सुनाना चाहता हूँ तो इसलिए वो मतलब सह लीजिएगा। उसका रदीफ बड़ा खूबसूरत है। मैंने एक पाकिस्तान की एक शायरा है, उनका मैंने कहीं सुना, उसमें बड़ा खूबसूरत रदीफ उनका था कि तुम भी ना करके एक था, तो मुझे वो रदीफ मेरे दिमाग में रहा और मैंने उस पर अपना बनाया, आप भी बस करके है। तो सुनिए कि सीने से लग जाने देते आप भी बस, वाह, सीने से लग जाने देते आप भी बस, कुछ हमको इतराने देते आप भी बस, वाह वाह। इतनी जल्दी क्या थी रूठे रहना था, इतनी जल्दी क्या थी रूठे रहना, इतनी जल्दी क्या थी रूठे रहना था, थोड़ा और मनाने देते आप भी बस, वाह वाह वाह। टैक्सी वाले को जाने क्यों टोक दिया, वाह, टैक्सी वाले को जाने क्यों टोक दिया। ये बहुत अक्सर दिल्ली में तो बहुत होता था पहले मेरे साथ, कि वो टैक्सी वाला क्या करता था कि टैक्सी वाले को जाने क्यों टोक दिया, लंबी राह घुमाने देते आप भी बस, लंबी राह घुमाने देते आप भी बस। और ये शेर है जिसके लिए मैं कही है कि पूजते हो देवी को लेकिन औरत को, पूजते हो देवी को लेकिन औरत को मंदिर में नहीं जाने देते आप भी बस। वाह वाह वाह। विशाल साहब एक बार फिर से ये शेर प्लीज, एक बार फिर से। पूजते हो देवी को लेकिन औरत को मंदिर में नहीं जाने देते आप भी बस। वाह 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 वाह। और एक चीज मैं खुद अपनी गजलों में जो नोटिस कर रहा हूँ, मेरी उसमें फोन बहुत घूम फिर के आ रहा है। जी हाँ, जी हाँ। तो जो कि आज का है कि फोन इतना हिस्सा बन गया है, लगता है कि अब हमारे शरीर से कुछ सालों बाद पैदा होके साथ में निकलेगा शायद। जो फोन के जिक्र वाले जो कुछ अशार हैं वो सुना के फिर मैं नहीं पा रहा हूँ। जी बिल्कुल। कि मतलब है कि किस लिए उदास हूँ, कुछ भी तो सबब नहीं। किस लिए उदास हूँ, किस लिए उदास हूँ, कुछ भी तो सबब नहीं, आपसे भी मिलने की अब कोई तलब नहीं। वाह हाँ वाह वाह। जिसमें दिल दुखे नहीं, जिसमें आंख नम न हो, जिसमें दिल दुखे नहीं, जिसमें आंख नम न हो, ऐसा कोई दिन नहीं, ऐसी कोई शब नहीं, ऐसी कोई शब नहीं। आंख का लिहाज था, आंख का लिहाज या के हौसला न था, आंख का लिहाज था या के हौसला न था, उसने टेक्स्ट में लिखा कह सके जो लब नहीं। वाह वाह वाह। विशाल साहब ये एक बार प्लीज फिर से, ये टेलीफोन से मुताल्लिक है, आई थिंक एवरीवन कैन एसोसिएट विद इट एज वेल। विशाल साहब प्लीज। हाँ, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ, मैंने ये नोटिस किया कि ये पहले चिट्ठी पहुंचती थी 20 दिन में, तो कोई लिख के नहीं भेजता था। अभी आप किसी से नाराज हैं और कमरे से निकले, आप हंसते हुए निकले, हाथ मिला के निकले, गाड़ी में बैठे और आपने टेक्स्ट लिखा कि आई डिडंट लाइक व्हाट यू सेड। तो वो मुझे लगा कि ये सब्जेक्ट है ये शेर के लिए कि आंख का लिहाज था या के हौसला न था, उसने टेक्स्ट में लिखा कह सके जो लब नहीं। ऐसी एक और शेर है कि वो बात करते करते ही खामोश हो गया, वो बात करते करते ही खामोश हो गया, वो बात करते करते ही खामोश हो गया, मुझको लगा कि नेटवर्क टूटने लगा। और एक है रात भर नेट पे दिल को थामे हुए, अपने इनबॉक्स का चेहरा तकता रहा। रात भर नेट पे दिल को थामे हुए, अपने इनबॉक्स का चेहरा तकता रहा, एक ईमेल आने की उम्मीद में जुगनुओं की तरह जलता बुझता रहा। वाह।
धूप निकली मगर फीकी फीकी लगी, वाह। जैसे कल फोन पे तेरी आवाज थी, वाह। धूप निकली मगर फीकी फीकी लगी, जैसे कल फोन पे तेरी आवाज थी। सर्दी इतनी नहीं थी मगर फिर भी एक कपकपी सी रही, मैं सिहरता रहा। वाह, कपकपी सी रही, मैं सिहरता रहा। कि तुमसे मिलना नामुमकिन है, फिर क्यों जाने गूगल पे। तुमसे मिलना नामुमकिन है, फिर क्यों जाने गूगल पे। ढूंढते हैं कि अब निकले तो कब तेरे घर पहुंचेंगे। वाह। गूगल मैप्स के लिए आई थिंक इससे बेहतर इश्तिहार कोई नहीं हो सकता। एक है, मन करता है कि इस फीलिंग का कि अच्छा मिलना तो है नहीं, फिर भी देख लेते हैं, इतने वक्त में तो पहुंच ही जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। और ही ऐसे एक दो इमेजेस हैं कि कोहरे से डूबी शाम में वो ढूंढती थी क्या। कोहरे से डूबी शाम में वो ढूंढती थी क्या। कोहरे से डूबी शाम में वो ढूंढती थी क्या, शब भर में सोचता रहा वो सोचती थी क्या। वाह, शब भर में सोचता रहा वो सोचती थी क्या। शब भर में सोचता रहा वो सोचती थी क्या, मुझसे नजर चुराने की कोशिश में कल की शब। वाह। मुझसे नजर चुराने की कोशिश में कल की शब, आंखें गढ़ाए फोन पे वो देखती थी क्या। वाह 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 वाह। आखिरी है ये कि कुछ ना कुछ चाहते हैं सब मुझसे, कुछ ना कुछ चाहते हैं मुझसे, कुछ ना कुछ चाहते हैं सब मुझसे, तुम भी कुछ मांग लो ना मुझसे। वाह, तुम भी कुछ मांग लो ना मुझसे। कुछ ना कुछ चाहते हैं सब मुझसे, तुम भी कुछ मांग लो ना मुझसे, जिसने दिन में चुराई हैं आंखें, जिसने दिन में चुराई हैं आंखें, मिलने आया था कल की शब मुझसे। वाह। आई थिंक ओके। अब जिस घड़ी का आप सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, विशाल साहब जैसे मैंने शुरू में कहा, हमा जो है मल्टी डायमेंशनल शख्सियत के मालिक हैं, और इनका जो एक फ़न है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अजीज़ है, वो है एज अ सिंगर। आई थिंक बहुत ही कमाल के सिंगर हैं विशाल साहब, और सबसे खूबसूरत बात है कि बहुत ही सादगी से दिल को छू जाते हैं। ये इनकी बहुत ही कमाल की चीज़ है। विशाल साहब, मेरी एक दरख्वास्त थी कि अगर आप कुछ नगमों से इस महफिल को। जी मैं तैयारी करके आया हूँ। मेरे दोस्त हैं गिटारिस्ट, मयूख सरकार गिटारिस्ट हैं, प्लीज शुक्रिया बहुत मयूख। तकलीफ एक बहुत ही जदीद सी और बहुत ही बशीर बद्र साहब की गज़ल है जो मैं इस प्लेटफॉर्म से सुनाना चाहूँगा। आई थिंक इसके अलावा कहीं और नहीं सुना पाऊंगा। क्या बात है, क्या बात है। पर वो मैं सबसे बाद में सुनाऊंगा, क्योंकि वो मेरा बहुत ही पुराना कॉम्पोजिशन है, और मैं अगले साल बशीर साहब की एक एल्बम निकाल रहा हूँ, तो उसका हिस्सा भी है। और वो यही है, यही समझी जा सकती है, यही वो दिल है जो उसको महसूस कर सकते हैं। पर उससे पहले कुछ एक दो फिल्म के बहुत बहुत शुक्रिया विशाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये इश्क है, ये इश्क है, ये इश्क है, ये इश्क है, सूफी के सुल्फे की लौट के कहती है ला, आतिश ये बुझ के भी जलती ही रहती है। ये इश्क है, ये इश्क है, ये इश्क है, ये इश्क है। सूफी के सुल्फे की लौटी अल्लाह 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 अल्लाह। सूफी
के सुल्फे की लो उठी अल्लाह, जलते ही रहना है बाकी न मैं न तू। ये इश्क है, ये इश्क है, बेखुद सा रहता है ये कैसा सूफी है, जागे तो तबरेज़ी बोले तो रूमी है। ये इश्क है, ये इश्क है, ये इश्क है, ये इश्क है। वक्त खत्म हो जाए तो बता दीजिएगा। हाँ, क्या करे जिंदगी इसको हम जो मिले, इसकी जान खा गए रात दिन के गिले, रात दिन गिले मेरी आरज़ू कमीनी, मेरे ख्वाब भी कमीने, एक दिल से दोस्ती थी, ये हुजूर भी कभी जिंदगी से मांगा पिंजरे में चांद लागे, कभी लालटेन लेके कहा आसमां पे टांगो, कभी जिंदगी से मांगा पिंजरे में चांद ला दो, कभी लालटेन लेके कहा आसमां पे टांगो। जीने के सब करीने है हमेशा से कमीने, कमीने 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 मेरी दोस्ती कमीने, मेरे यार भी दिल से दोस्ती, ये हुजूर भी कमीने। एक छोटा सा मुखड़ा और फिर बशीर साहब की गजल, वो मेरा बड़ा फेवरेट गाना है वो। थोड़े थोड़े भीगे भीगे से थोड़े नम हैं हम, कल से सोए वो तो कम हैं,
आंखें डूबी डूबी सी सुरमई मध्यम झीलें पानी पानी है बस तुम और हम बात बड़ी हैरत की है पहली बार मोहब्बत की है आखिरी बार मोहब्बत की है पहली बार मोहब्बत की है आखिरी बार मोहब्बत की है। कायदे से तो वैसे इस हाई नोट पे ख़त्म करना चाहिए, पर आई थिंक यहाँ हम उर्दू के जश्न के लिए बैठे हैं, तो एक बहुत नाजुक सी चीज़ है। मेरा 30 साल पुराना कॉम्पोजिशन है और वो शायरी ऐसी है कि वो मैं यहाँ से शुरुआत करना चाहता हूँ उसको शेयर करने की। बहुत ठहरा हुआ, बहुत रुका हुआ कॉम्पोजिशन है। आप शायरी के लिए सुनिए, इसके बहुत कमाल की सिर्फ इमेजेस हैं। मैं घना अंधेरा, मैं घना अंधेरा, आज मेरी पलकों पर रोशनी के घर रख दो। खुशबुओं से नहला दो, खुशबुओं से नहला दो। इन सुलगती आँखों पर तितलियों के पर रख दो। मैं घना मेरा तन दरख्तों में इसलिए झुलसता है, सख्त धूप सहता है। मेरा तन दरख्तों में इसलिए झुलसता है, सख्त धूप सहता है। क्या पता तुम निकलो, क्या पता तुम निकलो और मेरे कांधे पर थक के अपना सर रख दो। चाहे कोई मौसम हो, दिन गई बहारों के फिर से लौट आएंगे। चाहे कोई मौसम हो, दिन गई बहारों के फिर से लौट आएंगे। एक फूल की पत्ती अपने होठ पर रख कर
मेरे होठ पर रख दो। मैं घना अंधेरा आज मेरी पलकों पर रोशनी के घर रख दो। खुशबुओं से नहला दो, खुशबुओं से नहला दो। इन सुलगती आँखों पर तितलियों के पर रख दो। थैंक यू, सॉरी। मकबूल, ओंकारा, मकड़ी, कमीने, रंगून, ब्लू अम्ब्रेला और हैदर जैसी बेहतरीन फिल्मों के डायरेक्टर विशाल भारद्वाज के साथ गुफ्तगू कर रहे थे फरीदून शहरियार। विशाल भारद्वाज की उर्दू शायरी का मजमूआ न्यूड अभी शाये हुआ है। ये प्रोग्राम नई दिल्ली में जश्न रेख्ता के तहत तारीख 16 दिसंबर 2018 को नई दिल्ली में पेश किया गया। रेख्ता.com पर उर्दू शायरी के हवाले से आपको अपने हर सवाल का जवाब मिलेगा। सिनेक.com की जानिब से रेख्ता.com का बहुत बहुत शुक्रिया, इसलिए कि प्रोग्राम रेख्ता का है। खुदा हाफिज। सिनेक.com